जेट स्ट्रीम के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। जेट स्ट्रीम स्पेसिफिकली क्या है? स्पेसिफिकली ये एक विंड मूवमेंट है या विंड की एक फ्लो है, जो कि स्पेसिफिकली अपर एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, जो कि स्पाइरल एक बैंड की तरह हमारे अर्थ के अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो होती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो किस तरीके से इसका जो फंक्शन है वो हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से ये फंक्शनिंग करती है, क्या है स्पेसिफिकली, डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स गेट बिगिन। जेट स्ट्रीम, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज स्पेसिफिकली जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम ये एक बहुत ही अलग टॉपिक मुझे लगता है कि क्लाइमेटोलॉजी में है, क्योंकि जेट स्ट्रीम नॉर्मल जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि जेट स्ट्रीम अपने आप में एक टॉपिक है। क्योंकि ये हमारी विंड को जैसे स्पेसिफिकली ये बहुत न्यू एक कॉन्सेप्ट है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इवॉल्व हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट हमें मिला था, इसके पहले जियोग्राफर्स को ये बात पता नहीं थी कि स्पेसिफिकली जेट स्ट्रीम नाम की कोई विंड भी ब्लो होती है अपर ट्रोपोस्फियर में। लेकिन क्योंकि नाम ही है जेट स्ट्रीम, तो स्ट्रीम मतलब नदी की तरह ये इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि जेट मतलब जो बहुत स्पीड के साथ फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जेट स्ट्रीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जियोग्राफर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, क्योंकि वो जब एरोप्लेन से होते हुए जब अपर एयर में वो मूव कर रहे थे एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई एक विंड थी जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनको धकेलती थी। मतलब कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बॉम्बार्डिंग करने के लिए, स्पेसिफिकली यूएस से जब जापान की तरफ कोई भी एयरक्राफ्ट है, तो वो जब जा रहे हैं अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ, तो उनको क्या होती थी, उनको स्पेसिफिकली इंटेंसिफाई करती थी कोई भी, तो उनका, और जब वो रिटर्न होते थे उनका जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, क्योंकि उनको फ्यूल की उनकी बचत होती थी। क्योंकि जो विंड है ये उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की वजह से वो अपने आप ही जितनी उन्हें टाइम की ज़रूरत थी उससे पहले ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती थी। उनका जो स्पेसिफिकली फ्यूल है वो बहुत कम लगता था। तो ये एक चिंता का विषय हो गया था कि इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो इसके बाद जियोग्राफर ने इसको डिस्कवर किया कि अपर ट्रोपोस्फियर में कोई एक विंड है जो इंटेंसिफाई करती है एयरक्राफ्ट्स को, एंड इसकी वजह से एयरक्राफ्ट को जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम टाइम लगती है। तो उसके बाद से ही ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसका हमें इवॉल्वमेंट देखने को मिला, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन हुई और स्पेसिफिकली इसको नाम दिया गया जेट स्ट्रीम, जिसको स्पेसिफिकली ये बताया गया कि 400 से लेकर के 500 किलोमीटर पर आवर की गति से ये मूव करती है। अपर ट्रोपोस्फियरिक विंड है, जैसे कि मैंने बताया अपर ट्रोपोस्फियर में ये हमें देखने को मिलती है। अब इसका जनरेशन कैसे हुआ ये समझना जरूरी है कि इसका ओरिजिन किस तरीके से क्यों हुआ, स्पेसिफिकली क्या है इसका रीज़न कि ये जनरेट हुआ। तो इसका स्पेसिफिकली जनरेशन हुआ था, जैसे कि हमें पता है कि इक्वेटर से विंड, इक्वेटर में काम कंडीशंस रहती है और विंड कन्वेक्शनल करंट की वजह से ऊपर की तरफ राइज होती है। हमें पता है ना कि इक्वेटर से क्या होता है, स्पेसिफिकली इक्वेटर में जैसे कि 0 डिग्री अगर यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ से क्या होती है, विंड ऊपर की तरफ राइज होकर डाइवर्ज करती है ऊपर की तरफ, एंड यहाँ कहाँ पर सिंक करती है, समवेयर 30 डिग्री के अराउंड, नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में ये आके सिंक कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताया कि यहाँ पर सिंक कर रही है। तो ये जो एयर यहाँ पर आकर 30 डिग्री में सिंक कर रही है, और ये क्या हो रहा है, इस तरफ से यानी कि पोल की तरफ से कोल्ड एयर आ रही है, और ये भी आके 30 डिग्री में आके सिंक हो रही है। और ये जो एक
सेल हमने अगर पढ़ा है तो हमें पता होगा कि तीनों सेल्स किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कि हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। तो इसी वजह से यहाँ पर जो 30 डिग्री में जो आकर के सिंक कर रही है, यहाँ से कोल्ड और यहाँ से वार्म एयर, तो यहाँ पर जो हमें एक डिसेंडिंग देखने को मिल रहा है एयर का, कि एयर मास यहाँ से गर्म एयर मास, यानी कि क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ से आ रही है तो वार्म होगी और ये पोलर साइड से आ रही है तो कोल्ड होगी। कोल्ड और वार्म एयर मास एक दूसरे के साथ मिक्स ना होने के कारण क्या होते हैं, सिंक कर जाते हैं नीचे की तरफ। तो दो डिफरेंट एयर मास जब आपस में ना मिलने के कारण सिंक कर जा रहे हैं, तो इस जगह पे स्पेसिफिकली ये वाली जो एरिया है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, यहाँ पर हमें एक जेट स्ट्रीम देखने को मिलते हैं, जिसे हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये फर्स्ट जेट स्ट्रीम का टाइप है जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अराउंड 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो स्पेसिफिकली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमें स्पेसिफिकली 30 डिग्री के अराउंड देखने को मिल रही है, क्योंकि इक्वेटर से वार्म एयर और पोल से कोल्ड एयर आके एक जगह पर मिक्स ना होने के कारण ये क्या कर रही है, डिसेंड हो रही है। असेंड मतलब राइज करना, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ वो आकर के डिसेंडिंग हो रही है, यानी कि वो नीचे आके क्या कर रही है, वो सबडक्शन उसका देखने को हमें मिल रहा है या सबसाइड कर रही है विंड। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से विंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ही हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये तो हो गया सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। यही फेनोमेना हमें कहीं पोल की तरफ भी नजर आती है, जिसे हम पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये सेम यही कॉन्सेप्ट हमें पोल वर्ड्स, यानी कि पोल में कहाँ 60 से अराउंड 60 to 90 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलती है। वहां से भी पोल की तरफ से विंड आती है, एंड यहाँ से इक्वेटर यानी सब ट्रॉपिकल रीजन से भी यहाँ से इस तरफ से विंड इस तरफ जा रही है, एंड दोनों ही एक जगह पर सिंक करके सबसाइड होने के कारण वहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट होता है स्पेसिफिकली, और जेट स्ट्रीम का ओरिजिन देखने को हमें मिलता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही जगहों पर जेट स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब इंटेंसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है ना। तो जेट स्ट्रीम हमें सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन में देखने को मिल रही है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या हमें इक्वेटर में जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है, तो आंसर इज नो। इक्वेटर के आसपास हमें जेट स्ट्रीम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई दो एयर मास आके नहीं मिल रही है, एंड ऑल्सो इक्वेटर में हमेशा कोरियोलिस फोर्स 0 होती है। कोरियोलिस फोर्स का कोई रोल नहीं है इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स हमेशा 0 होती है। पोल की तरफ आप जितना जाओगे, कोरियोलिस फोर्स की जो इंटेंसिफिकेशन है वो पोल में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है पोल में। तो कोरियोलिस फोर्स का भी कहीं ना कहीं एक हमें रोल देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि जेट स्ट्रीम स्पेसिफिकली क्या है, विंटर में स्ट्रॉन्ग है लेकिन समर में वीक है। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेट स्ट्रीम क्वेश्चन में आ जाएगा कि जेट स्ट्रीम विंटर में स्ट्रॉन्ग है एंड समर में ये वीक है। तो असर्शन रीजन में भी आ सकता है बन के क्वेश्चन। तो यस, इट इज ट्रू कि जेट स्ट्रीम जितना विंटर सीजन होगा, विंटर में जितनी ज़्यादा आपको कंडीशंस कोल्ड मिलेंगी, यानी कि पोल में, अगर पोल वर्ड हम बात करें तो पोल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी कम है, एंड ऑल्सो पोल में बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन रहने की वजह से वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस बन पाती है, जो कि जेट स्ट्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोलर वोर्टेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, वो किसी और दिन किसी और क्लास में आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। लेकिन अगर बात करें कि कौन से सीजन में जेट स्ट्रीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो है विंटर सीजन में जेट स्ट्रीम इज मोर हायर, मोर स्ट्रॉन्ग। ये इतना समझ में आ गया आई होप। तो फॉर्मेशन हमें देखने को मिला कि दो एयर मास जब एक साथ आके सबसाइड कर रही है या डिसेंड हो रही है, तो
डिसेंड हो रही है, मतलब दो जगह से, यहाँ से आके ये यहाँ से इक्वेटर से और यहाँ से पोल से आके यहाँ क्या हो रही है, डिसेंड हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो वैक्यूम अपर एटमॉस्फेयर में क्रिएट होगा उसी की वजह से जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होगा। नाउ मैं ये इरेज कर रही हूँ, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, आप बना सकते हैं। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जेट स्ट्रीम जो है दिस इज बेसिकली वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो इसका हमें देखने को मिलता है। वेस्ट से ईस्ट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही हमें देखने को मिलता है। याद रखना हमेशा, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से जेट स्ट्रीम किस तरीके से, मतलब अर्थ की रोटेशन हो रही है, कोरियोलिस फोर्स की घटना हमें देखने को मिल रही है, दैट इज वाई जेट स्ट्रीम भी हमें उसी कारण वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखने को मिलेगी। ये सब कुछ, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। दैट इज वाई ये याद रखना कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेगी। जेट स्ट्रीम एक जियोस्ट्रॉफिक विंड है। दिस इज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है? जियोस्ट्रॉफिक विंड एक ऐसा विंड है जो कि स्पेसिफिकली आइसोबार के पैरेलल चलती है। आइसोबार के पैरेलल जो भी विंड चलेंगी उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम जियोस्ट्रॉफिक विंड के नाम से जानेंगे। जियोस्ट्रॉफिक विंड इज स्पेसिफिकली द विंड विच इज ब्लोइंग इन पैरेलल टू दी आइसोबार्स। आइसोबार्स अगर ऐसे जा रही है, मान लो यहाँ से आइसोबार्स जा रही है, ये मान लो एक 1000 MB एंड ये है आपका मान लो 1008 MB। तो यहाँ पर एक आइसोबार है, यहाँ पर एक आइसोबार है। आइसोबार के पैरेलल जो विंड चलेंगी उसे ही हम क्या कहेंगे, जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे। तो ये जो पैरेलल चलेंगी इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड, जो आइसोबार के पैरेलल चलती है। आइसोबार आप सभी को पता ही होगा कि सेम प्रेशर को जिस काल्पनिक रेखा से हम कनेक्ट करते हैं, तो सेम इमेजिनरी सेम प्रेशर की जो एरियाज हैं उनको हम जिस लाइन से, जिस इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते हैं उसे हम आइसोबार कहते हैं। सेम प्रेशर, जहां पर प्रेशर सेम होंगी उन्हें हम जिस लाइन से कनेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के पैरेलल चलती है जियोस्ट्रॉफिक विंड, और ये जेट स्ट्रीम भी एक जियोस्ट्रॉफिक विंड है। याद रखना, जेट स्ट्रीम इज ए जियोस्ट्रॉफिक विंड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि इसका स्पीड, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वैरी करती है। स्पीड स्पेसिफिकली कहीं कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम। पोल में इसका स्पीड ज़्यादा देखने को मिलता है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, वेरस समर में ये वीक होती है। 400 किलोमीटर, 300, 400 से 500 कहीं कहीं पर पहुंच जाती है। तो जो स्पीड है वो वैरी करती है, इसका वेलोसिटी जो है वैरी होता है प्लेस टू प्लेस, तो इसका वैरी हमें देखने को मिलती है। स्पीड इसीलिए मैंने लिखा ही है यहाँ पे, स्पीड वैरी। तो 400 ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हमें देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम का। नाउ अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अपर ट्रोपोस्फेयर में चलती है, ये सरफेस विंड नहीं है। नेक्स्ट जियोस्ट्रॉफिक विंड है। टाइप्स की अगर बात करें तो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स। स्पेसिफिकली जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में आज मैं क्लास में बात कर रही हूँ। तो पोलर जेट स्ट्रीम एक टाइप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जेट स्ट्रीम की, एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो कि मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी बताया था। तो पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यही 2 मेन जेट स्ट्रीम आपको देखने को मिलेंगे अपर ट्रोपोस्फियर में। नाउ जेट स्ट्रीम को एक और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड रॉस्बी वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि जेट स्ट्रीम इज ऑल्सो नोन एज रॉस्बी वेव, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज वेरी मच ट्रू दैट जेट स्ट्रीम का ही एक और नाम है रॉस्बी वेव, क्योंकि रॉस्बी जो जियोग्राफर थे उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसका
उसी से रॉसबी वेव इसको कहा जाता है। नाउ इसका जो नेचर है दैट इज वेवी होता है, ये इसका नेचर वेवी होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर अर्थ इसको कंसिडर करेंगे तो समवेयर हियर ये इस तरीके से ब्लो होता है, और ये अगर यहाँ पर हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करें तो कुछ इस तरीके से, ये अगर पोलर है मान लो ये आपकी 60 डिग्री है और ये अगर 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे होते हुए ये पूरे अर्थ में, मतलब उस पार्ट में भी, उस तरफ भी अर्थ की ग्लोबली आपको इस तरीके से इसका जो है क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मिएंडरिंग होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर ये ब्लो होती है। इसका नेचर वेवी होता है, वेव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ये पास होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और एक और जो है दैट इज वेवी नेचर होने की, मतलब वेवी क्यों है अगर इसके बारे में बात करें तो बिकॉज कि प्रेशर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग प्रेशर होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर और प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ये नेचर में वेव ही होता है। वेव ही मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि ये कुछ इस तरीके से मीएंडरिंग होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पास होती है। बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है, बहुत मतलब कहीं कहीं पर इसका हमें जो विड्थ देखने को मिलता है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इसका विड्थ होता है। बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर करती है, वास्ट एरिया को ये कवर करती है। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, जियोस्ट्रॉफिक विंड है, एंड इसका नेचर जो है वेवी है। ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखनी है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम। और ये बहुत ही स्पीड को मेंटेन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पास होती है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में एक ओवरऑल आइडिया, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज के क्लास में देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड एंड व्हाट इज जेट स्ट्रीम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये सारी ही कॉन्सेप्ट, सारी ही टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लाइमेटोलॉजी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई क्वेरी है, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने में एंड आपको पूरी तरीके से हेल्प करने में। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और किसी भी कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आज यही तक रहेगा हमारा सेशन। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन विद ए नेक्स्ट विद ए वेरी न्यू टॉपिक। टिल देन आप चैनल को फॉलो करते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए, देखते रहिए क्लासेस को। Till then, we will be meeting in the next session. Till then, thank you so much and bye.